वाले हैं मोटो का ये G13 मॉडल आया है। ये फ़ोन जो है डेड कंडीशन में आया हुआ है। और वी बैट पे शॉर्टिंग चेक करते हैं तो ये मीडियाटेक है 6769B यानी कि। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं मोटो का ये G13 मॉडल आया है जो कि डेड कंडीशन में है। अगर हम इसमें यूएसबी चार्जर प्लग इन करते हैं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पे कोई भी डिटेक्शन नहीं हो रहा है और यूएसबी चार्जर में ये करंट जो है 44 का कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 0.4 मिली एम्पियर का, मतलब 400 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है। 0.40 0.44 ऐसा शो हो रहा है और यहाँ स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये फ़ोन जो है डेड कंडीशन में आया हुआ है। जहाँ से भी आया उनका कहना है कि ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं और डीसी के ऊपर आपको दिखाते हैं। तो इसे ओपन कर लिया है और इसे अब हम जो है डीसी के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर है ठीक है, यहाँ पे कुछ काम हुआ है तो पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है, माइक्रोस्कोप के ऊपर हम आ जाते हैं। ये वाली बैटरी कनेक्टर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं डीसी पे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाद में मैं इसे वायर से कनेक्ट कर लूँगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बैटरी का वोल्टेज कितना है। माइक्रोस्कोप के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे देखो आप बैटरी की जो वोल्टेज है प्लस और माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करने पे बैटरी 4 वोल्ट चार्ज है। अगर हम बजर रेंज पे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं और वी बैट पे शॉर्टिंग चेक करते हैं तो ये ग्राउंड है और ये प्लस है। इसमें अदर पिन्स पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे कोई कंपोनेंट किसी ने तोड़ रखा है, जबकि ये शॉर्ट नहीं है फिर भी। तो हमें सेकंड स्टेप अब क्या चेक करना होगा, तो एक बार हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसके अंदर कुछ काम तो नहीं हुआ। बैक साइड में, सीपीयू साइड में तो देख लो यहाँ पे कुछ काम तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने सील्ड ओपन किया है शायद। इसलिए मैं सबसे पहले इसका जो है टोटल जितना भी कैमरा है, मैं इसका पहले कैमरा रिमूव कर लेता हूँ ताकि रिपेयरिंग के दौरान कैमरा को कोई नुकसान ना हो। और अब यहाँ पे मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ड है। तो सबसे पहले हम सीपीयू यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ये मीडियाटेक है 6769B यानी कि रेडमी 9 प्राइम वाली जो सेट होती है उसका जो सीपीयू होता है सेम टू सेम वही सीपीयू मुझे ये लग रहा है, MT6769V। ठीक है, तो अब जो है हम इस पर यहाँ देखते हैं इसकी चार्जिंग आईसी। तो ये 9A रेडमी 9A की चार्जिंग आईसी है और BQ आईसी जैसे ही है। ये सील्ड किसी ने ओपन किया हुआ है और जो भी है उसके बाद सील्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे पूरा काम नहीं किया गया है और उसके बाद इसको सेंड कर दिया गया मेरे पास। तो ऐसा क्या है, यहाँ पे देखिए लूब आईसी जो दिख रही है इस पर भी थोड़ा स्क्रैच पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट या फिर जो भी है ये सील्ड कट करते टाइम हुआ ऐसा। ठीक है, तो इसके फ्रंट साइड में हमें eMMC और इसकी पावर आईसी मिलेगी और बैक साइड में यहाँ पे हमें रैम नज़र आ रहा है, रैम और सीपीयू बैक साइड में। तो इसको ये एक 9A की तरह दिखने वाला फ़ोन है, रैम अलग है सीपीयू अलग है। फ्रंट साइड में हमें क्या क्या चेकिंग करनी होगी वो भी हम देख लेंगे। तो इसका पूरा सील्ड हमें निकालना चाहिए ये देखने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी आईसीज़ लगी हैं। 9A में जैसे VS1 VS2 होता है और मीडियाटेक में इसमें कौन सी पावर आईसी का यूज़ किया गया है। इसके लिए हमें पूरा सील्ड भी इसका रिमूव करना होगा। सील्ड रिमूव करने के बाद हमें इसकी बाकी ड्रेसिंग करनी है। तो चलिए हम सील्ड रिमूव कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमने इसकी फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की दोनों साइड की सील्ड रिमूव कर ली है और फिलहाल हमें जो यहाँ पे दिख रहा है
ये जो पावर आईसी है MT6358W है, यानी इसमें BS2 और BA12 का यूज़ नहीं किया गया होगा। और अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे एक सील्ड, यहाँ पे जो जब सील्ड हमने निकाला तो यहाँ पे एक रजिस्टर के आसपास से प्रिंट जो है निकली हुई है। तो एक बार हम देखते हैं वहाँ पे रीडिंग या फिर कुछ भी ऐसा आ रहा है। ये बजर रेंज पे है, डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं और रीडिंग एक साइड मिल रही है, दूसरे साइड में वो जला रहा है। ठीक है, तो बाद में हम इस पर काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम आगे बूट सीक्वेंस चेक करेंगे। ये जो ओयल आ रहा है ये कहाँ कनेक्टेड है, क्या सेक्शन है इसका, वो हम आगे ध्यान देंगे। चलिए हम इसकी बूट सीक्वेंस पहले चेक करते हैं। ठीक है, अब हम इसको बैटरी के साथ या फिर विदाउट बैटरी भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैटरी प्लग इन कर लेते हैं और वोल्टेज रेंज पे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। VPH पावर चेक करेंगे, 4 वोल्ट बन रहा है। बाकी अदर कॉइल पे वोल्टेजेस जो है बन रही है नहीं बन रहे, आउटपुट की चेक करनी है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। ये जो रजिस्टर के सामने आपको प्रिंट दिख रहा था, इसके दोनों साइड 3 वोल्ट है, यानी कि ये डैमेज नहीं है। और यहाँ पे हम अदर कॉइल पे भी वोल्टेजेस चेक करते हैं। कम से कम 4-5 कॉइलों पे हमें वोल्टेज चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी कॉइल पे आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं हो रही है, केवल VPH मिल रही है। बाकी अदर वोल्टेजेस यहाँ पे ड्रॉप है बिल्कुल भी। तो यही कारण है कि फ़ोन जो है डेड है, इसकी बूट सीक्वेंस नहीं बन रही है। ठीक है, इसकी बूट सीक्वेंस नहीं बन रही है, इसलिए ये फ़ोन जो है कम्प्लीटली डेड है। तो हमें इस कंडीशन में सबसे पहले क्या चेक करना होगा, बजर रेंज पे मल्टीमीटर को सेट करके जितने भी आउटपुट कॉइल्स दिख रहे हैं उन सब पे GR लेना होगा, कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो यहाँ पे बजर किस पे आ रहा है पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी तक तो बजर नहीं शो हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी कॉइल के ऊपर बजर शो नहीं हो रहा। ठीक है, और बजर शो नहीं हो रहा है, इसके बाद हम डायोड वैल्यू सेट करेंगे और डायोड वैल्यू चेक करेंगे। 300 67 की रीडिंग आ रही है। 300 200 200 180 186 400 400, यानी कि यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल भी परफेक्ट है, शॉर्टिंग भी शो नहीं हो रहा है। और एक लाइन है जिसपे बहुत ही मतलब बहुत लो नहीं बोलेंगे, 68 का रीडिंग है, 67 का। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले इसका बूट सीक्वेंस बनाना होगा। जब तक इसकी बूट सीक्वेंस नहीं बनेगी तब तक हम इसमें आगे काम नहीं कर सकते। और हमें पता है इसमें आपको 2 सप्लाई और चेक करनी होगी, जो कि VCDT और चार्जिंग LDO के नाम से होता है। तो यहाँ पे हमें वो सेक्शन भी देखना होगा, VCDT चार्जिंग LDO कहाँ पे है, क्योंकि जब VCDT चार्जिंग LDO इस IC के अंदर ही होगा 5 वोल्ट, तब जाके इसकी आउटपुट बनती है। तो फिलहाल इसकी स्कीमेटिक नहीं है और बोर्ड को ऊपर इसको ट्रेस करना चाहेंगे। तो इस कंडीशन में हमें इसकी पहले पावर IC चेंज करनी है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं बन रहा। पावर IC हमें चेंज करके देखना है, उससे काम नहीं बनता है तो हम बैक साइड में अदर सेक्शन पे भी काम करेंगे। तो चलिए हम पावर IC अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6358W IC जो है हमें मिल चुकी है। हम इस IC को इसके ऊपर अब लगाने वाले हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले एक बार आपको पावर IC बदल के देखना होता है, उसके बाद हमें CPU और MMC पे काम करना होता है, CPU MMC और RAM जो भी है। तो चलिए इसकी पावर IC हम पहले रिमूव कर लेते हैं।
बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पे पावर आईसी की आउटपुट वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। अगर यहाँ पर अभी भी पावर आईसी की आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगी तब हम इसके बाद जो है बोर्ड सीक्वेंस रिपेयर करने के लिए सीपीयू पर काम करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं वो फ़ोन जो है ट्रिगर हो रहा नहीं हो रहा। तो फ़ोन में अभी भी कोई हरकत नहीं दिख रही है। एक बार हम चार्जर लगा के फिर से चेक करते हैं। तो अभी भी कोई भी आउटपुट वोल्टेज शायद नहीं बन रहा होगा क्योंकि सेम कंडीशन है। चलिए देखते हैं पावर आईसी की आउटपुट वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वीपीएच पावर चेक करेंगे, सेम वोल्टेज बन रहा है वीपीएच पावर का, और आउटपुट कॉइल्स के ऊपर कोई भी वोल्टेज यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं हो रही है। जैसा था सेम टू सेम कंडीशन वैसा ही बना हुआ है, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है अभी फ़िलहाल पावर आईसी के अंदर नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे जैसा था वैसा ही है। कोई भी आउटपुट कॉइल्स के ऊपर हमें वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रही है। तो चलिए इस कंडीशन में हमें इसकी सीपीयू को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी सीपीयू को रिमूव करते हैं। जब भी ये कंडीशन आपको दिखे इस तरह से आप एक बार पावर आईसी चेंज करो, फिर सीपीयू को निकाल के चेक करना है। और यहाँ पे कंफर्म होना है कि जो पावर आईसी आप लगा रहे हो यहाँ पे वो फ्रेश है और ओके पावर आईसी है, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल भी न्यू पावर आईसी लगाया है। चलिए हम इसकी सीपीयू को निकाल लेते हैं। एक बार हम यहाँ पे बजर चेक करेंगे सीपीयू के पास जो छोटे छोटे कैप्स दिख रहे हैं उसके ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो आप एक लाइन दिख रही है जो कि फुल शॉर्ट है। तो ये कौन सी लाइन है पता तो नहीं है किसी को, क्योंकि इसका आपने स्कीमेटिक वगैरह अभी नहीं ओपन किया है। तो यहाँ पे एक कैप दिख रहा है जिसके ऊपर फुल शॉर्ट सर्किट शो हो रहा है। ठीक है, हम इस कैप को रिमूव करके भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बजर आ रहा है नहीं आ रहा। अभी भी बजर है। तो ये सीपीयू के अंदर ही शॉर्टिंग है। ये यूएसबी की 3 वोल्ट वाली सप्लाई लाइन होगी जिसकी वजह से पावर आईसी आउटपुट नहीं बना रहा है और सीपीयू से शॉर्टिंग आ गई है। तो इसके लिए सीपीयू के अंदर मास्किंग करना पड़ता है या फिर पावर आईसी के अंदर मास्किंग करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हम इस
जो पावर आईसी लगी हुई है उसका हम चेक करेंगे। अभी हम सीपीयू रिमूव नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम अगर सीपीयू रिमूव करते हैं तो भी हमारा सीपीयू से अगर शॉर्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज बनने लगेगा और सीपीयू लगाते ही फिर से वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो हम ये भी करके ट्राई कर सकते हैं कि सीपीयू रिमूव करके वोल्टेज चेक कर लें। अगर पावर आईसी आउटपुट वोल्टेज बना रही है तो फिर हम सीपीयू को डालने से पहले उस पर मास्किंग कर देंगे, या फिर हम पावर आईसी हटा के उस पावर आईसी के अंदर जो 3 वोल्ट वाली, अभी हमें स्कीमेटिक नहीं है इसका, तो पहले एक बार हम बोर्नियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी डेटा इसका है कि नहीं। तो आ जाते हैं बोर्नियो के ऊपर। तो बोर्नियो में यहाँ पे मोटरोला का G13 का स्कीमेटिक और लेआउट दिख रहा है। एक बार हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि यही है, और दिख तो उसी टाइप का रहा है। बैक साइड में यहाँ पे प्लेस एम्प्टी है। तो चलिए ये रैम वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे EMCP यूज़ कर रखा है, लेकिन इसका ये जो कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है ये हमें यहाँ पे ट्रेस कर जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा अलग वर्जन है ये, इसमें रैम अलग है, ये मॉडल थोड़ा अलग है, लेकिन इसका सर्किट मैच करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसकी जो पावर आईसी है सेम होनी चाहिए। और ये कैपेसिटर हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसका नंबर हम कॉपी कर लेते हैं जो शॉर्ट आ रहा है, और स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सर्च कर लेते हैं और देखते हैं ये सीपीयू के अंदर जाने वाली बॉल है क्या। तो ये आपको सीपीयू के अंदर दिख तो रहा है, और ये DSI पे जा रहा है ये वोल्टेज, कैपेसिटर जो दिख रहा है। और ये DSI मतलब डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस VDD कोर करके एक वोल्टेज है ये। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है ये पेरिफेरल सेक्शन में DSI पे आने वाली वोल्टेज है, जो कि VDD कोर नाम से है। अगर इसको हम कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं तो ये हमारा कोर की कॉइल लाइन पे लेके आता है, यानी कि कोर की कॉइल पे हमें फुल बजर प्राप्त हो रहा है क्या। एक बार हम देखते हैं। ये तो कंफर्म हो रहा है कि ये सीपीयू की लाइन नहीं हो सकती। कोर की कॉइल कहाँ है, बजर रेंज पे रख लेते हैं और इन सभी कॉइल्स के ऊपर हम चेकिंग करते हैं। यहाँ पे बजर किसी भी कॉइल के ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब कि वो कोर लाइन नहीं है। चलिए हम दूसरी स्कीमेटिक देखते हैं जिसके अंदर इसका सेम टू सेम मैच कर जाए। बजर किसी भी कॉइल पे नहीं है, मतलब वो कोर लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम G14 का भी एक बार हम ओपन करके देखते हैं। तो G14 भी इससे डिफरेंट दिख रहा है, सेम टू सेम हमें नहीं दिख रहा है। इसका एग्जैक्ट मॉडल जो देखा गया था गूगल के थ्रू वो G13 ही दिख रहा था, और G13 में ये जो है शो नहीं हो रहा है। एक बार कंफर्म हम इसके बैटरी मॉडल से पता कराते हैं, तब तक हम इसमें और भी कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई है, ये जो कैपेसिटर है सेम टू सेम मैच तो कर रहा है यहाँ पे। एक बार हम देख लेते हैं फिर से बैक साइड में, सेम टू सेम मैच कर रहा है सब कुछ, और जैसे हैं सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। मोटो G22 एक बैटरी के मॉडल से दिखा रहा है, तो एक बार हम देख लेते हैं G22 अवेलेबल है या नहीं है। मोटो G22 यहाँ पे दिख रहा है, इसका भी हम देख लेते हैं लेआउट। तो G22 में ये रैम का पोजीशन दिख रहा है, और ये भी मॉडल नहीं है, ये भी नहीं है, G22 भी नहीं है। ठीक है, कस्टमर से हमने इसका कंफर्म पता नहीं किया, और फ़ोन डेड है और बिल्कुल भी कोई स्टिकर नहीं है। बैक साइड से जो हमने देखा है गूगल लेंस से तो वो हमें G13 दिखा, और G13 में जब हम ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का बोर्ड दिख रहा है, और इसमें कंपोनेंट तो मैच कर रहा है। चलिए हम इस कंडीशन में हमें ये कंफर्म हो रहा है
कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं जो G13 का है तो वो CPU की कोर लाइन बता रहा है, लेकिन कोर लाइन में कोई बजर नहीं है, तो फिर ये डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जब कोर लाइन बता रहा है वो VDD कोर, और VDD कोर में बजर नहीं है कॉइल पे, VDD कोर लाइन में कॉइल पे बजर नहीं है, तो ये कौन सी लाइन है जो शॉर्ट है। इसे पता करने के लिए एक बार CPU ज़रूर उठाना पड़ेगा, और CPU के अंदर हमें ये पता है कि U27 जो है ये डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस की वोल्टेज है, और ये 0.4 दिख रहा है DSI VDD कोर, तो कोर लाइन पे बजर नहीं है। इसके लिए हम एक बार CPU निकालते हैं पहले, और उसके बाद हम दोबारा से शॉर्टिंग चेक करेंगे वहाँ पे। अगर शॉर्टिंग मिलती है तो फिर हमें इसकी वह बॉल ढूंढनी पड़ेगी जिस पे ये कनेक्टेड है। तो चलिए हम CPU को निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है इसलिए। चलिए अब हम चेक करेंगे वहाँ पे जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग रिमूव हुआ या है अभी भी। तो ये इसकी पैड यहाँ पे दिख रही है और ये शॉर्टिंग रिमूव है यहाँ पे, ठीक है। तो आईसी हटाने के बाद शॉर्टिंग तो हट गई। अब हम चेक करेंगे इसकी बूट सीक्वेंस, यानी वोल्टेजेस बन रही है नहीं बन रही है, आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद हम CPU को रिवॉल्व करेंगे। बोर्ड को थोड़ा सा हीट करके हल्का सा सुखा लेंगे। अब इसकी पावर को हम चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। VPH पावर बन रहा है और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे अभी भी आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। कोई भी आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में अब हमें क्या करना चाहिए। CPU तो रिमूव कर दिया, CPU के अंदर एक पैड शॉर्ट आई है, उसके बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा। IC दूसरी लगा दी, आउटपुट वोल्टेज बनना चाहिए। एक बार हम पावर बटन प्रेस करके फिर से चेक करते हैं। पावर बटन प्रेस करने के बाद कोई आउटपुट वोल्टेज बनता है नहीं बनता है।
तो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि प्रॉब्लम मिल गया है। पहले यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किया था, नहीं बन रहा था। पावर बटन प्रेस करके भी चेक किया था, जो आपको दिखा नहीं पाया था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, पावर बटन प्रेस करने से एक बार फिर से पकड़िए, बाकी सारी वोल्टेज भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2 वोल्ट की हायर एलडीओ पे देखते हैं, ये 2 वोल्ट है या 1.1 है। ये लोअर एलडीओ है, इसके अदर साइड यहाँ पे हायर एलडीओ हो सकता है, एपीटी हो सकता है ये, और ये कैपेसिटर पे अदर कॉइल पे लोअर एलडीओ, .6, ये ड्रॉप है 0.7, 0.7, 0.2, 0.2 और हायर एलडीओ 1.9। ठीक है, मतलब सभी कॉइल पे वोल्टेज बन रहा है पावर बटन प्रेस करने पे। हटा लीजिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चार्जर लगाते ही ये वोल्टेज बनना चाहिए, चार्जर लगाते नहीं बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारे डिस्प्ले के फ्लक्स के अंदर है, ये पत्ता। तो ये प्रॉब्लम फ्लक्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे VCDT और चार्जिंग एलडीओ को भी ढूंढेंगे। तो देखते हैं इस आईसी के अंदर क्या होता है VCDT चार्जिंग एलडीओ में। यहाँ पे 2.7 बन रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट, और इसके अदर साइड यहाँ पे 3.1 बन रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 5 वोल्ट वीवर्स की है, इसके अदर साइड 3 वोल्ट बन रहा है, और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, इसके अदर साइड 2.7 बन रहा है। ठीक है, तो ये 2.7 चार्जिंग एलडीओ है, और यहाँ पे 5 वोल्ट के अदर साइड 0.5 बनना चाहिए, जो इस रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो इसका जो ये दूसरा साइड है, ये ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज, इसको हम ग्राउंड से जंपर कर देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज बनने लगेंगे। आई थिंक ये सील्ड निकालते समय वो ग्राउंड कट गया था रजिस्टर का, जिस पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि दोनों साइड वोल्टेज सेम है तो वो सही है। तो वो वही पॉइंट है चार्जिंग एलडीओ की, इसको हम ठीक कर लेते हैं। पहले पावर बटन प्रेस करने पर भी आउटपुट नहीं बना रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया कि उस चीज़ को हमने आपको नहीं दिखाया, लेकिन पावर आईसी ढूंढते टाइम हमने उसको चेक किया था, और यहाँ पे ग्राउंड निकल गया छोटे से रजिस्टर का, ये सील्ड ओपन करते टाइम। तो ये ग्राउंड का जंपर हम लगा देते हैं। तो जंपर यहाँ पे ग्राउंड का ही केवल देना है। अभी एक VCDT चार्जिंग एलडीओ में प्रॉब्लम जब होती है तो ऐसा ही होता है। ऑन ऑफ बटन प्रेस करने पर वोल्टेज बनाती है पावर आईसी, और चार्जर प्लग इन करके जब आप ट्रेसिंग करोगे तो आपको कोई भी वोल्टेज वहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे ये वीडियो देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्योंकि मैंने उस पॉइंट को नहीं दिखाया है कि उस टाइम हमने ऑन ऑफ बटन प्रेस करके चेक किया था और वहाँ पे कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही थी। और अभी फ़िलहाल जो है ये ग्राउंड हमें मिल गया, यहाँ पे ये ग्राउंड सील्ड निकालते टाइम निकल गई है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, ग्राउंड की जंपरिंग हो गई नहीं, हो गई। तो इसे हम कट कर लेते हैं जंपर वायर को। चलिए, अब हम जैसे यहाँ पे चार्जर लगाएंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो अगर इस तरह से वोल्टेज आपका बनता है तो श्योर रहिए कि VCDT में प्रॉब्लम होता है। पावर आईसी की पावर बटन दबाने पे आउटपुट बना रहा है, चार्जर लगा के नहीं बना रहा है, तो VCDT चार्जिंग एलडीओ में से किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। और एग्जैक्ट लकीली वही पॉइंट था जो प्रिंट निकला हुआ था, वो चार्जिंग एलडीओ का ही निकल गया था, इसीलिए इसकी ट्रेसिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गई। अभी यहाँ पे आप देखो ये पूरा बन रहा है, केवल चार्जर लगाया, पावर बटन कुछ भी प्रेस नहीं किया, सीधा सीधा ये फ्लैक्चुएशन में सारी वोल्टेज हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे CPU की थी ज़रूर। ठीक है, CPU की वहाँ पे प्रॉब्लम थी ज़रूर,
अब हमें ये देखना होगा कि जो CPU की वो प्रिंट, जो कैपेसिटर शॉर्ट थी, वोल्टेज तो बन गया, सीक्वेंस बन गया, ठीक है, जो कैपेसिटर शॉर्ट थी उस कैपेसिटर का क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि CPU को, इस CPU को डालते ही फिर से वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है। तो वीडियो में बने रहिए, अभी और कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है जिसकी सीट बुकिंग चल रही है। जिन्हें भी करना है स्क्रीन पर दे रहे नंबर से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इस पिन को चेक करते हैं कि ये जो पिन है जिस पे शॉर्ट सर्किट आ रहा था, वो पिन कहाँ पे है, CPU का कौन सा पिन है वो, और उसका क्या काम है, और इसकी स्कीमेटिक मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है, ठीक है। अब हम इस CPU को एक बार देखते हैं। ये CPU ऐसा लगा हुआ था, ठीक है, और CPU का नॉच कट किधर है, एक बार CPU को थोड़ा वाश कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो USB वाली वोल्टेज रही तो फिर CPU डालते ही फिर से जो सीक्वेंस है वो ऑफ हो जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि हमारी CPU ख़राब हो गई है। नोज कट इधर है, यानी कि नोज कट ऐसे CPU लगा था, नोज कट यहाँ ऊपर साइड में, CPU की नोज कट यहाँ पे ऊपर साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी कि CPU की पिन काउंटिंग ऊपर से होगी और ये लास्ट वाली लाइन में आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की पिन है, ठीक है। नोच कट से हमें आना है डाउन साइड। तो इस तरह से हम इसको कैसे ढूंढें, बिट मैप तो है नहीं, स्कीमेटिक भी हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जो CPU है ये वही पिन है क्या, एक बार हम देखते हैं। ये U27 दिख रहा है, तो अगर हम इसकी पिन काउंटिंग करनी चाहें U27, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लगा लेते हैं कि जिस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रहा है उसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, मान लो CPU लगा और वो पॉइंट शॉर्ट हो गया, तो फिर बूट कैप पावर IC आउटपुट बना रही नहीं बना रही है, तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को जहाँ पे शॉर्टिंग थी उसको हम ग्राउंड से, मतलब दोनों का साइड मिला देते हैं आपस में, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करा देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारी पावर IC जैसे सीक्वेंस नहीं बन रहा था, वो प्रॉब्लम पावर IC में नहीं थी, CPU में थी। पावर IC हमने चेंज ज़रूर किया, फर्स्ट टाइम करके देखना चाहिए, उससे भी होता है प्रॉब्लम। ये पावर IC ज़्यादातर डैमेज भी होती है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर हम जंपर लगा देते हैं दोनों पॉइंट के ऊपर। जंपर लग गया है। अब हमें केवल ये देखना है कि अभी पावर IC आउटपुट बना रही नहीं बना रही है, और इसको एक बार कंफर्म कर लें कि ये शॉर्ट हुआ ही है या नहीं है, ठीक है। जंपर लग चुका है। अगर अभी पावर IC नहीं बनाएगी, वोल्टेज तो क्लियर है कि प्रॉब्लम वहीं से था, और अगर बना रही है तो फिर हम CPU लगाएंगे रिवॉल्व करके, मतलब हम यहाँ पे स्कीमेटिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे और वोल्टेज गया, जो भी वोल्टेज बन रहा था वो वोल्टेज अब नहीं बन रहा है, केवल VPH बन रहा है। और VCDT चार्जिंग LDO को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 0.5 VCDT है, चार्जिंग LDO 2.7 है, एग्जैक्ट ये है सब कुछ सही, लेकिन पावर IC अपने आउटपुट वोल्टेज बनानी बंद कर दी। चलिए, मतलब कि प्रॉब्लम CPU के अंदर था। तो क्या किया जाए, यहाँ पे CPU की वो कौन सी लाइन है ये तो हमें भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम उस नंबर से, पिन के नंबर से हम CPU को काउंट कर सकते हैं, मतलब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो कौन सा पिन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो CPU है, ये CPU और कौन से फ़ोन के अंदर लगी है, MT6769B, ये लगी है हमारी Redmi 9 प्राइम के अंदर। तो हम 9 प्राइम का बिट मैप ओपन कर लेंगे।
9 प्राइम या पोको M2। तो रेडमी 9 प्राइम का हम ओपन कर लेंगे। और इसका बिट मैप ओपन करेंगे। बिट मैप में हमें वो पूरा पिन दिख जाएगा एग्जैक्ट वो कहाँ पे जा रहा है, और फिर हम उसकी ट्रेसिंग कर पाएंगे। तो ये CPU दिख रहा है, CPU का सेम अलाइनमेंट है, ठीक है, सेम अलाइनमेंट है जैसा हमारे बोर्ड के ऊपर है। और हमें ये वाली कैप पे ही शॉर्टिंग थी, मतलब कनेक्शन ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक बार हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। CPU का 9 प्राइम का नोज कट किधर है, तो जस्ट हम इसका हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन कर लेते हैं और कंपोनेंट नेम ओपन कर लेते हैं, तो हमें नोज कट दिख जाएगा। वैसे CPU का अलाइनमेंट सेम है, पिन का स्ट्रक्चर देख के जैसा हमने बोर्ड को रखा है, नोज कट वही डायरेक्शन में है, सेम टू सेम। और हम अपने बोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट हमारा शॉर्ट आ रहा है, मतलब जो बॉल हमारा शॉर्ट आ रहा था, उस बॉल को हम एक बार काउंट कर लेते हैं दोबारा से, क्लियर आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की बॉल है, ठीक है। 12 नंबर की बॉल पे ये जो है शॉर्टिंग है। तो 12 नंबर की बॉल के लिए हम आ जाते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाली बॉल। अब ये बॉल जो है क्या नाम से है, तो अभी यहाँ पे नाम तो नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे नेट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये CPU में मल्टीपल प्लेस पे कनेक्टेड है। और ठीक है, ये बैक साइड किधर जा रहा है, तो बैक साइड ये एक कॉइल से कनेक्टेड बता रहा है, इसीलिए ये वोल्टेज ड्रॉप हुई थी। तो बैक साइड ये कॉइल से कनेक्टेड बता रहा है, जबकि हमने कॉइल को चेक किया था, किसी भी कॉइल पे बजर नहीं था। तो इस कंडीशन में ये जो वोल्टेज है ये क्या वोल्टेज है, तो ये तो कंफर्म है कि ये USB वाली वोल्टेज नहीं है। तो चलिए हम इसको जो है रिवॉल्व करके लगाएंगे, और अगर ये कॉइल वाली पावर शॉर्ट आ जाती है दोबारा से, तो हमारा CPU शॉर्ट है, ठीक है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये USB वाली 3.0 वोल्टेज नहीं है जो होती है। अगर कॉइल पे फिर से शॉर्टिंग आ जाती है CPU लगाते ही, तो फिर हमारा CPU जो है वो ख़राब हो चुका है, ये क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लीन करके एक बार CPU को भी क्लीन कर लेते हैं और इस बोर्ड को भी क्लीन कर लेते हैं। तो यानी कि वो कॉइल वाली वोल्टेज है, यानी VDD कोर है, वो मल्टीमीटर आई थिंक टच नहीं हो पा रहा होगा, शायद इसलिए हुआ होगा। तो वो कोर वोल्टेज ही है जो स्कीमेटिक मोटो G13 के स्कीमेटिक में मिला हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको CPU को क्लीन कर लेंगे और CPU लगा लेंगे। CPU लगाने के बाद अगर सेम कंडीशन है तो फिर ख़त्म है CPU, हमें यहाँ पे दूसरा CPU लगाना पड़ेगा और इसकी CPU चेंज भी हो जाएगी क्योंकि मीडियाटेक का है, तो CPU अरेंज करना पड़ेगा। पहले हम इसको देखते हैं, जो केस आया हुआ उस केस का रिज़ल्ट हम निकालना चाहते हैं कि एग्जैक्ट रिज़ल्ट क्या है। तो अभी CPU पे पूरी तरह से डाउट है, CPU पूरी तरह से सस्पेक्टेड है कि CPU डैमेज हो सकता है। तो चलिए हम इसकी CPU को पहले क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम CPU को उल्टा करके इसकी वो वाली पिन चेक कर सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट है, या फिर हम इसको लगा कर भी चेक कर सकते हैं। तो वैसे हम लगा कर ही चेक कर लेंगे, आप उल्टा करके इसको इस तरह से चेक कर सकते हो, जो पिन शॉर्ट आ रही थी उस पर बजर है या नहीं। अगर उस पर बजर होगी मतलब कि आपका CPU ख़राब हो चुका है।
अब उस कोर लाइन पे बजर आ रही थी, तो बजर के साथ में रीडिंग कितना था ये भी हमें चेक करना था। अभी रीडिंग वहाँ पे कुछ शो होगी, अगर हम लगाते हैं, अगर सही हो जाता है ये, तो वहाँ पे कुछ रीडिंग शो होगी। ठीक है, चलिए इसको हम बोर्ड पे लगा देते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं वहाँ पे बजर जो है चला गया या अभी भी बजर वहाँ पे बना हुआ है जिस कैप पे शॉर्टिंग थी, हट गया है, यानी कि अब फ़ोन हमारा ऑन होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो है डायोड रीडिंग कितना है ये हम चेक कर लेते हैं, 190, यानी ऑन होना चाहिए फ़ोन। अब एक बार हम चेक करते हैं, देखते हैं अब आउटपुट वोल्टेज स्टेबल है या ड्रॉप हो गया है। ठीक है, एक बार हम चार्जर भी लगा लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे आउटपुट वोल्टेज इसका स्टेबल है या ड्रॉप है, क्योंकि यूएसबी चार्जर में सेम करंट ले रहा है 44 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज जो है सीपीयू डालते ही ड्रॉप हो गई है। सीपीयू डालते ही यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो गई है, थोड़ी कम बन रही है। वीसीडीडी चार्जिंग एलडीओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सीपीयू के अंदर है। आउटपुट वोल्टेज तो बन रहा था, लेकिन सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा लगाने के बाद जो है सीपीयू हटाने से वोल्टेज बन रही है, सीपीयू डालने से वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब इस कंडीशन में हमें एक काम और करना पड़ सकता है, इसकी रैम रिमूव करके चेक करनी पड़ सकती है। जो इसका रैम होता है, अगर वो रैम शॉर्ट रहेगा तो भी ऐसी दिक्कत होती है, सीपीयू डालने से आउटपुट वोल्टेज बंद हो जाती है। कंफर्म है आउटपुट नहीं बन रहा, इसीलिए ये फ़ोन ट्रिगर नहीं हो रहा है। चलिए इतना तो कंफर्म हो गया कि सीपीयू हटाने से आउटपुट पावर आईसी की बन रही है और सीपीयू लगा देने से आउटपुट चली जा रही है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम सीपीयू और रैम के अंदर ही है।